अगर आप दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे तो यकीन मानिए कोई आपको जरूर प्रभावित कर रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुस्तक मंथन में, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबें जो न सिर्फ सोच बदलती हैं बल्कि जिंदगी की दिशा भी। आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो बताती है कि आखिर कैसे कुछ लोग बिना जबरदस्ती के, बिना रिश्वत दिए लोगों से हाँ कहलवा लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट बी सियाल्डनी की क्लासिक किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इस किताब में बताए गए हैं 6 सिद्धांत जो आपको सिखाएंगे लोग क्यों किसी ऑफर को तुरंत स्वीकार करते हैं, कैसे सोशल प्रूफ, स्कार्सिटी और रेसिप्रोसिटी जैसे शब्द आपके हर फैसले को चुपचाप नियंत्रित करते हैं, और कैसे आप इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं बिना मैनिपुलेटिव हुए। और अगर आप इस किताब को खरीदना या पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए सीखते हैं मन और व्यवहार को प्रभावित करने की वो कला जिससे बना है सफलता का गुप्त शस्त्र। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन एक कालजयी पुस्तक है जिसे पहली बार 1984 में प्रकाशित किया गया था, और आज भी यह मार्केटिंग, साइकोलॉजी और सेल्स की दुनिया में एक जरूरी गाइड मानी जाती है। लेखक रॉबर्ट बी सियाल्डनी ने वर्षों तक रिसर्च कर यह समझने की कोशिश की कि लोग हाँ क्यों कहते हैं और कैसे उनका मनोविज्ञान प्रभावित किया जा सकता है। इस किताब में 6 प्रमुख सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएशन का उल्लेख है जो यह दर्शाते हैं कि हम कैसे दूसरों को अपने पक्ष में कर सकते हैं या कैसे खुद उन प्रभावों से बच सकते हैं। यह पुस्तक केवल बिजनेसमैन या सेल्स पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो यह समझना चाहता है कि सामाजिक दुनिया में उसका व्यवहार कैसे बनता है। अगर आप कभी अनजाने में कुछ खरीद बैठे हैं या किसी की बात मानने को मजबूर हुए हैं तो ये सिद्धांत आपके लिए एक आईना साबित होंगे। भाग 1, पारस्परिकता की शक्ति। जब छोटा सा उपकार बना लेता है बड़ा प्रभाव। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहा है और आप साफ इनकार नहीं कर पा रहे, भले ही आपका मन बिल्कुल नहीं है, फिर भी आप उसके लिए कुछ कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले आपके लिए कुछ किया था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसे रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता कहा जाता है, इंसानी व्यवहार का एक मूलभूत और सार्वभौमिक हिस्सा है, और इसी की गहराई से चर्चा करता है रॉबर्ट बी सियाल्डनी अपनी कालजयी पुस्तक इन्फ्लुएंस के पहले अध्याय में। रेसिप्रोसिटी का मतलब है वापसी में कुछ देना, यानी जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी उस व्यक्ति के लिए कुछ करने को बाध्य महसूस करते हैं। यह भावना इतनी गहराई से हमारे अंदर समाई हुई है कि कई बार हम अपने स्वयं के हित के खिलाफ भी जाकर इस नियम का पालन करते हैं। समाज के अस्तित्व और सहयोग के लिए यह एक महत्वपूर्ण नियम है, लेकिन यह नियम ही हमें हेरफेर करने का सबसे आसान रास्ता भी बन जाता है। सियाल्डनी बताते हैं कि यह नियम इतना शक्तिशाली है कि लोग बिना किसी तार्किक सोच के भी इसके तहत निर्णय ले लेते हैं, और चूंकि यह भावना बचपन से हमारे अंदर भरी जाती है, अगर किसी ने तुम्हें टॉफी दी है तो तुम्हें भी बदले में कुछ देना चाहिए। यह एक नैतिक कर्ज का रूप ले लेती है। यह कर्ज हमें तब तक बेचैन करता है जब तक हम उसे चुका न दें। अब सोचिए, जब कोई सेल्समैन आपको मुफ्त नमूना देता है तो क्या वह सचमुच दयालु होता है? शायद नहीं। उसकी रणनीति बहुत गहरी होती है। वह जानता है कि एक छोटा सा उपकार ही काफी है आपकी मानसिकता को झुकाने के लिए। एक शोध प्रयोग का उल्लेख करते हुए सियाल्डनी बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी अजनबी को पहले एक कोक की बोतल देता है, उसके बाद अगर वह उससे लॉटरी टिकट खरीदने को कहे तो सामने वाला व्यक्ति ज्यादा टिकट खरीदता है बजाय उसके जिसने पहले कोई कोक नहीं दी। सिर्फ एक मामूली पेय ने व्यक्ति को आर्थिक निर्णय बदलने पर मजबूर कर दिया। यह नियम सिर्फ वाणिज्यिक जगत तक सीमित नहीं है। धार्मिक संगठन, चैरिटी फाउंडेशन, राजनेता, यहाँ तक कि अपराधी तक इस सिद्धांत का लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए हरे कृष्णा समूह एयरपोर्ट्स पर लोगों को फूल या पुस्तकें मुफ्त में दे देते हैं। जब सामने वाला व्यक्ति ना कहता है तो वे कहते हैं ये तो उपहार है,
आप इसे रखिए। कुछ ही मिनटों बाद वही लोग उनसे चंदा मांगते हैं और रिसर्च कहती है कि अधिकतर लोग पैसे दे देते हैं क्योंकि वे उपहार लेने के बाद भावनात्मक रूप से बाध्य महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उपहार देना गलत है, लेकिन जब उपहार किसी मकसद से, किसी रणनीति के तहत दिया जाए तो वह एक उपकार नहीं बल्कि एक प्रभाव डालने का यंत्र बन जाता है। सियालडिनी इस सिद्धांत को एक मानसिक शॉर्टकट बताते हैं जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें निर्णय जल्दी लेना होता है। अब इसे हम व्यापार और मार्केटिंग की दुनिया में देखें। क्या आपने कभी शॉपिंग मॉल में किसी कियोस्क पर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई किया है और फिर उसे खरीदने को मजबूर महसूस किया है, भले ही आपको उसकी जरूरत न हो? या फिर कोई आपको एक डेमो देकर कहता है ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगे तो लीजिए। अब चूंकि आपने उसका समय लिया, ट्राई किया, आप एक मानसिक आवरण में आ जाते हैं और वही आवरण आपको ग्राहक बना देता है। इसी तरह रेस्तरां में वेटर अगर बिल लाते समय एक टॉफी या छोटा सा गिफ्ट रखता है तो ग्राहक औसतन 3% अधिक टिप देते हैं। लेकिन अगर वही वेटर बिल रखते हुए कहे आप बहुत अच्छे ग्राहक हैं, ये एक और टॉफी आपके लिए, तो टिप 14% तक बढ़ जाती है। कारण उस एक अतिरिक्त टॉफी ने पारस्परिकता की भावना को गहरा कर दिया। राजनीति में भी यह तकनीक खूब इस्तेमाल होती है। चुनाव से पहले नेता जनता के बीच वस्त्र, कंबल, मुफ्त भोजन या पैसा बांटते हैं। इससे लोगों को ऐसा लगता है कि अब उन्हें उस नेता को वोट देना चाहिए। यह कोई सामाजिक या नैतिक निर्णय नहीं होता, बल्कि एक मन में उपजे आवरण को चुकाने की कोशिश होती है। सियालडिनी हमें यह भी सिखाते हैं कि हम इस हेर फेर से कैसे बच सकते हैं। वे कहते हैं हर उपहार का उद्देश्य देखिए। अगर कोई व्यक्ति आपको बिना कारण कोई चीज देता है और उसके पीछे कोई मांग छिपी हुई है तो समझ जाइए वह आपको एक चक्रव्यूह में फंसा रहा है। आपका उत्तरदायित्व है कि आप निर्णय लेते समय इस भावना को अलग करके देखें। अगर उपहार वास्तव में निष्कपट है तो उसके प्रति आभार और पारस्परिकता स्वाभाविक है, लेकिन अगर वह चालाकी है तो उस पर प्रतिक्रिया देना आपकी मानसिक स्वतंत्रता की हत्या होगी। एक और चौंकाने वाला तथ्य जो इस अध्याय में सामने आता है वह है अनुचित अनुपात में प्रत्युत्तर देना। यानी सामने वाले ने कुछ छोटा किया लेकिन आप उसके बदले बड़ा करते हैं। यह अक्सर सामाजिक संबंधों को बिगाड़ सकता है या आपको बेवजह घाटा पहुंचा सकता है। इसका कारण यह है कि पारस्परिकता एक ऐसी भावना है जो हमारी नैतिकता को टटोलती है और हमें अंदर से झकझोर देती है। चल्डीनी एक और उदाहरण देते हैं जो अमेरिकी सेना में हुआ। एक समय एक सैनिक ने अपने दुश्मन के लिए क्रिसमस पर गाना गाया और उस गाने से प्रभावित होकर दुश्मन ने गोली चलाना रोक दी। यह दर्शाता है कि इंसानी संवेदना कैसे पारस्परिकता के तहत काम करती है। भले ही हम युद्ध में हों, लेकिन क्या हम इस भावना से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम जागरूक हो सकते हैं। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सियालडिनी का उद्देश्य यही है कि पाठक सिर्फ प्रभावित न हो, बल्कि यह समझें कि कब, क्यों और कैसे वे प्रभावित हो रहे हैं। यह समझ ही उन्हें हेर फेर से बचा सकती है। तो अगली बार जब कोई कहे मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए क्या मैं इसके बदले में कुछ करना चाहता हूँ या सिर्फ मानसिक दबाव में आ रहा हूँ। रेसिप्रोसिटी एक ऐसा सामाजिक नियम है जो हमें दूसरों के उपकार का प्रत्युत्तर देने को बाध्य करता है। यह भावना इतनी गहराई से हमारे मन में बैठी होती है कि कई बार हम अपने ही खिलाफ निर्णय ले लेते हैं। मार्केटिंग, सेल्स, धर्म, राजनीति, हर क्षेत्र में इसका उपयोग और दुरुपयोग होता है। हमें सीखना चाहिए कि हर उपहार का मूल्यांकन तटस्थ होकर करें। क्या वह सच्चा है या किसी योजना का हिस्सा? हमारी मानसिक स्वतंत्रता हमारे निर्णयों की चेतना में छिपी है। अगर सिर्फ एक चॉकलेट या मुफ्त डेमो हमारी सोच और व्यवहार को इतना प्रभावित कर सकता है, तो क्या होगा जब कोई हमें हमारी पहचान, हमारे शब्दों और हमारे निर्णयों से जोड़कर हाँ कहने पर मजबूर करेगा?
क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी का सिद्धांत हमारी निर्णय क्षमता को कैसे हाईजैक करता है? जुड़िए अगले भाग में, जहां हम जानेंगे कैसे हमारे ही शब्द और वादे बन जाते हैं हमारी सबसे बड़ी जंजीर। भाग 2, प्रतिबद्धता और निरंतरता। जब आपके ही शब्द बन जाते हैं आपकी सबसे बड़ी जंजीर। कल्पना कीजिए कि आप किसी दोस्त से एक बार कैजुअली कह देते हैं, मैं कल जिम जरूर जाऊंगा। अब भले ही आप सुबह उठें और ठंड हो या थकान, लेकिन आप खुद को किसी अदृश्य दबाव में पाते हैं, जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने कह दिया है। आपने कोई बड़ा करार नहीं किया, कोई दस्तावेज साइन नहीं किया, पर फिर भी आपका दिमाग आपको झकझोरता है कि अब जो बोला है उसे निभाना पड़ेगा। इसी भावना को रॉबर्ट सियाल्डिनी कहते हैं प्रतिबद्धता और निरंतरता, यानी प्रतिबद्धता और निरंतरता का सिद्धांत। इंसान का दिमाग ऐसा है कि वह अपने पूर्व व्यवहार, बोले गए शब्दों और पहले लिए गए निर्णयों के अनुरूप ही आगे की सोच और क्रिया करना चाहता है। इसका कारण है समाज में एक सुसंगत और भरोसेमंद व्यक्ति बने रहने की अनजानी इच्छा। यह सिद्धांत कहता है कि एक बार अगर आपने किसी बात को स्वीकार किया या कोई स्टैंड लिया, तो आप भविष्य में उससे जुड़ी हर बात को उसी दिशा में सोचने लगते हैं, भले ही वह नुकसानदेह हो। चिल्डीनी इसे इंसानी दिमाग का शॉर्टकट बताते हैं। अगर हम हर बार निर्णय पर नए सिरे से सोचें तो दिमाग पर बहुत बोझ होगा। इसलिए एक बार जो कहा या किया उसे ही लगातार निभाते रहना आसान लगता है। इसका सबसे गहरा उदाहरण हमें मार्केटिंग और प्रचार में मिलता है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में देखा गया कि जब एक पड़ोस में लोगों से केवल यह पूछकर कि क्या आप ड्राइविंग सेफ्टी के समर्थन में हैं, और वे लोग हाँ कहते हैं, तो कुछ दिन बाद उनसे जब बड़ा सा बोर्ड अपने लॉन पर लगाने को कहा गया तो वे आश्चर्यजनक रूप से सहमत हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले हाँ कहा था। अब अगर वे मना करते तो वे खुद को असंगत और ढोंगी समझते। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल राजनेता और धार्मिक संगठन भी करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक बार किसी पार्टी को समर्थन देता है या किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेता है, तो वह बार बार उन्हीं बातों के समर्थन में तर्क खोजने लगता है, भले ही तथ्य कुछ और कहें। यही कारण है कि कई लोग कट्टरता की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे पहले लिए गए स्टैंड को बदले बिना खुद को सच्चा और ईमानदार दिखाना चाहते हैं। सियाल्डिनी एक और रोचक उदाहरण देते हैं, लो बॉल तकनीक। इस तकनीक में विक्रेता पहले किसी सौदे को बेहद आकर्षक बनाकर आपकी सहमति लेता है। जैसे कोई कार डीलर बोले, ये कार सिर्फ 5 लाख में आपकी। आप हाँ कह देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, माफ कीजिए, एक गलती हो गई, असल कीमत 5,50,000 रुपए है। अब आपने एक बार हाँ कह दिया है तो आप मन ही मन कार को अपना मान चुके होते हैं और ज्यादा संभावना होती है कि आप बढ़ी कीमत पर भी सौदा कर लेंगे। यानी एक बार अगर हाँ निकल गई तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से तर्क गढ़ना शुरू कर देता है। आप दूसरों से नहीं, खुद से भी झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप निरंतरता के दिखावे से बाहर नहीं आना चाहते। चिल्डीनी एक गहरा मनोवैज्ञानिक आयाम भी जोड़ते हैं, लिखित प्रतिबद्धता का प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति किसी बात को लिख देता है, जैसे कि मैं कल से डाइट शुरू करूंगा, तो वह उस पर अधिक गंभीरता से अमल करता है। यही कारण है कि सेल्स और मोटिवेशनल कोर्सेज में लोग अपने लक्ष्य लिखवाए जाते हैं। यह लिखावट व्यक्ति को उसके ही शब्दों का बंदी बना देती है। इसी सिद्धांत का शोषण MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में खूब होता है। आपको कहा जाता है कि लिखो कि तुम करोड़पति बनोगे या लिखो कि तुम मेहनत करोगे, और फिर उस कागज को सबके सामने पढ़वाया जाता है। अब आप उस कमिटमेंट के बंदी हो जाते हैं और अपने ही कथनों को सच करने के लिए खुद पर दबाव डालने लगते हैं। ये तकनीक कोर्ट, स्कूल और मीडिया में भी खूब इस्तेमाल होती है। जैसे कोर्ट में किसी से बार बार हाँ या मैं समझता हूँ कहलवाना उसे बाद में उस बयान से पलटना मुश्किल बना देता है। चिल्डीनी बताते हैं कि ये सिद्धांत मानव समाज की नींव है।
अगर कोई व्यक्ति लगातार अपना मत बदलता रहे तो उस पर कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन यही खतरा भी है, हम भरोसे के नाम पर जिद्दी बन जाते हैं और उस सोच में जकड़ जाते हैं जो अब प्रासंगिक नहीं रही। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम निरंतरता से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? नहीं, और न ही यह आवश्यक है। सियाल्डिनी कहते हैं, निरंतरता तब तक शक्तिशाली है जब तक वह सच में आत्मा से जुड़ी हुई हो। अगर कोई निर्णय आपने स्वतंत्र रूप से पूरे होश में लिया है तो उस पर अडिग रहना अच्छा है। लेकिन अगर वह निर्णय किसी हेरफेर, दबाव या जल्दबाजी में लिया गया है तो उससे चिपके रहना केवल मूर्खता होगी। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह खुद से बार बार सवाल करे, क्या मेरी यह प्रतिबद्धता आज भी मेरे मूल्यों से मेल खाती है? अगर नहीं, तो उसे बदलने में झिझक नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना दिखाता है कि आप सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि केवल अपने पुराने निर्णयों के गुलाम। इस अध्याय में एक और प्रयोग का वर्णन किया गया है, जब एक रिसोर्ट में लोगों को यह बताया गया कि आपके जैसे दूसरे पर्यटक भी अपने टॉवेल दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रीयूज का प्रतिशत 26% से बढ़कर 44% हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम जैसे लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम भी उसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहते हैं। यह सिद्धांत हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह प्रभावित करता है। शादी, करियर, शिक्षा, वोटिंग, रिश्ते और यहाँ तक कि स्वास्थ्य निर्णयों में भी। हम एक बार किसी खाने को अस्वास्थ्यकर कह देते हैं तो बाद में भी उसे नजरअंदाज करते हैं, भले ही नई रिसर्च कुछ और कह रही हो। हम एक बार किसी ब्रांड को पसंद कर लेते हैं तो बाकी सबको अनदेखा करने लगते हैं। इसका सबसे खतरनाक पक्ष तब सामने आता है जब हम अपने निर्णयों की वैधता पर सवाल उठाने से डरने लगते हैं। अगर हम यह कह दें कि मैंने जो किया सही किया, तो भविष्य में भी उस गलत फैसले को सही साबित करने में जुट जाते हैं। चियाल्डिनी हमें यह सिखाते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो बदलाव से डरता नहीं। कंसिस्टेंसी अच्छी चीज है, लेकिन सच के साथ कंसिस्टेंसी सबसे श्रेष्ठ है। इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने कहे, की और चुने हुए रास्तों पर बना रहे। यह प्रवृत्ति हमें मानसिक रूप से सहज बनाती है, लेकिन गलत निर्णयों का बंदी भी बना सकती है। मार्केटिंग, राजनीति, धर्म और समाज, हर जगह इस सिद्धांत का उपयोग और दुरुपयोग होता है। एक बार बोले गए शब्द या लिखी गई बात हमें उससे बंधा हुआ महसूस कराती है। इस सिद्धांत से बचने का तरीका है अपने निर्णयों का बार बार आत्म मूल्यांकन और परिवर्तन की स्वीकृति। अगर सिर्फ एक हाँ हमारी पूरी सोच को बदल सकती है, तो सोचिए जब हम भीड़ के साथ खड़े होते हैं या किसी अथॉरिटी के कहे पर चल पड़ते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता कहाँ जाती है? क्या अगला सिद्धांत, सोशल प्रूफ, आपकी राय को भीड़ के हवाले कर देता है? जानिए भाग 3 में, जब आपके निर्णय आपके नहीं रहते। भाग 3, सोशल प्रूफ। जब लोग तय करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कल्पना कीजिए आप किसी नए शहर में हैं और आपको 2 रेस्तरां दिखते हैं। एक पूरी तरह खाली है और दूसरे में लंबी लाइन लगी है। आप किसे चुनेंगे? जवाब साफ है, जहां भीड़ है। पर क्यों? क्या भीड़ होना गुणवत्ता की गारंटी है? हो सकता है, और हो भी सकता है कि वह केवल सोशल प्रूफ का खेल हो। यानी हम मान लेते हैं कि अगर बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं तो वह सही ही होगा। यही है इस अध्याय का मूल सार। जब हमें किसी स्थिति में निर्णय लेना कठिन लगता है तो हम दूसरों की प्रतिक्रिया को देखकर तय करते हैं कि क्या करना चाहिए। रॉबर्ट सियाल्डिनी इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं और हमें दिखाते हैं कि कैसे यह प्रवृत्ति हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को बुरी तरह प्रभावित करती है। कई बार तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय भी इस भीड़ की सोच के गुलाम हो जाते हैं। चियाल्डिनी बताते हैं कि हमारा दिमाग लगातार निर्णय ले रहा होता है, लेकिन जब जानकारी अधूरी हो या हमें अनुभव न हो, तब हम शॉर्टकट खोजते हैं।
ऐसे में हम दूसरों को देखकर तय करते हैं, अगर इतने लोग ऐसा कर रहे हैं तो शायद ये सही होगा। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, जब हम दूसरों की जानकारी पर भरोसा करते हैं। पर समस्या तब होती है जब यह ब्लाइंड फॉलोइंग बन जाती है। चिल्डिनी एक प्रयोग का उल्लेख करते हैं जहां टीवी शो में कैंड लाफ्टर रिकॉर्ड की गई हंसी जोड़ दी गई। नतीजा, दर्शकों ने उसे ज्यादा मजेदार पाया। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को हंसते सुनते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, भले ही वह असली ना हो। इसी तरह सोशल मीडिया पर लाइक्स, शेयर्स और व्यूज भी सोशल प्रूफ बन गए हैं। अगर एक वीडियो पर लाखों व्यूज हैं तो हम मान लेते हैं कि वह देखने लायक है। यही कारण है कि ब्रांड अपने उत्पादों पर लिखते हैं 10 लाख से ज्यादा ग्राहक संतुष्ट या सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट। ये वाक्य सीधे हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करते हैं। एक चौंकाने वाला उदाहरण है जेनोवीज सिंड्रोम या बाईस्टैंडर इफेक्ट। जब न्यूयॉर्क में एक महिला पर हमला हुआ, दर्जनों लोगों ने देखा लेकिन किसी ने मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच रहा था बाकी लोग चुप हैं तो शायद कुछ करना जरूरी नहीं। यह सामाजिक प्रमाण का खतरनाक पहलू है। अगर सब खामोश हैं तो हम भी चुप रह जाते हैं, भले ही अंदर से हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हर्ड मेंटालिटी की। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने सोचने की क्षमता को स्थगित कर देता है और भीड़ की नकल करता है। जैसे शेयर मार्केट में सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लेते हैं, या सेल में अगर लोग झपट रहे हैं तो हम भी भागते हैं, भले ही वो चीज चाहिए ना हो। चिल्डिनी कहते हैं इस व्यवहार का आधार होता है सुरक्षा। हमें लगता है कि अगर बहुत से लोग एक जैसा कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। यह इवोल्यूशनरी बिहेवियर है, लेकिन आज के जमाने में इसका दुरुपयोग खूब होता है। ब्रांड्स और मार्केटिंग में सोशल प्रूफ का जादू, टेस्टिमोनियल्स। जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं तो नए ग्राहक भरोसा करते हैं। यूजर रिव्यूज, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर लोग पहले रिव्यू पढ़ते हैं और वहीं से निर्णय बनता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सेलिब्रिटी या फेमस लोग कुछ एंडोर्स करते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह सही होगा। आपने शायद देखा होगा ओनली 3 सीटें बाकी हैं, या लोग इस होटल की बुकिंग हर 5 मिनट में कर रहे हैं। ये लाइनें हमें तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। हम सोचते हैं इतने लोग ले रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। चिल्डिनी यह भी बताते हैं कि धर्म और समाज में सामूहिकता का प्रभाव गहरा होता है। मंदिरों, चर्चों या मस्जिदों में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी कर्मकांड में शामिल होते हैं तो नया व्यक्ति भी खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाता है, भले ही वह उससे पहले अनजान हो। यह प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतने लोग इसमें विश्वास करते हैं तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 2 बटन दिए गए, एक से टॉफी मिलती थी, एक से नहीं। जब एक बच्चा दूसरे को बिना टॉफी वाला बटन दबाते देखता तो वह भी वही बटन दबाने लगता। ये दिखाता है कि हम केवल दूसरों की नकल करते हैं बिना उसकी उपयोगिता समझे। चिल्डिनी ये नहीं कहते कि सोशल प्रूफ हमेशा नुकसानदेह है, बल्कि वह ये समझाते हैं कि यह हमारे दिमाग का एक जरूरी हिस्सा है जो हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करता है, खासकर जब जानकारी कम हो। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अंधभक्ति में फंस जाते हैं, गलत जानकारी को सच मान लेते हैं और अपने व्यक्तिगत विवेक को पूरी तरह भीड़ के हवाले कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सोशल प्रूफ को एक संकेतक माने, न कि अंतिम सत्य। हमेशा खुद से पूछें, क्या मैं यह कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं या क्योंकि यह वाकई मेरे लिए सही है। सोशल प्रूफ यानी सामाजिक प्रमाण हमें दूसरों के व्यवहार से प्रेरित करता है। हम डिसीजन लेने में दूसरों को देखकर शॉर्टकट अपनाते हैं, चाहे खरीदारी हो, धर्म या सामाजिक व्यवहार। इसका दुरुपयोग मार्केटिंग, धर्म और यहाँ तक कि अपराधों की चुप्पी में भी होता है। सोशल प्रूफ तब उपयोगी होता है जब वह सूचनात्मक हो, न कि केवल नकल आधारित। विवेकहीन अनुकरण से बचना चाहिए और हर निर्णय को अपनी समझ से जांचना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखकर सोचते हैं तो क्या कोई अथॉरिटी
हमें ये बताकर और भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है कि क्या सही है। क्या अगला सिद्धांत, अथॉरिटी आपके फैसलों को आपके ही खिलाफ कर सकता है? जानिए अगले भाग में, जब सूट बूट पहनने वाला कोई भी आदमी आपके विवेक पर राज कर सकता है। भाग 4, अथॉरिटी। जब हम सूट बूट वाले लोगों को भगवान मान लेते हैं, कल्पना कीजिए एक आदमी डॉक्टर की वेशभूषा में आकर कहता है, ये दवा खाइए, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और आप बिना किसी सवाल के उस दवा को खा लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि वह असली डॉक्टर था भी या नहीं? रॉबर्ट चिल्डिनी हमें बताते हैं कि इंसानों में अथॉरिटी के प्रति एक अंधा समर्पण होता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को किसी ऊंचे पद, डिग्री या अधिकार से जोड़कर प्रस्तुत करता है, तो लोग अक्सर बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेते हैं। यही है अथॉरिटी प्रिंसिपल। जब हम मानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अधिकार या विशेषज्ञता है वही सही है। इस सिद्धांत को समझने के लिए चिल्डिनी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग का जिक्र करते हैं, मिलग्रम एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग 1961 में येल यूनिवर्सिटी में हुआ था। एक साधारण व्यक्ति को कहा गया कि वह दूसरे प्रतिभागी एक्टर को हर गलत उत्तर पर बिजली का झटका दे। जैसे जैसे झटकों की तीव्रता बढ़ती गई और व्यक्ति दर्द से चीखने लगा, फिर भी उस व्यक्ति ने आदेश मानते हुए झटके देना बंद नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि निर्देश एक प्रोफेसर ने दिए थे। इस प्रयोग में 65% प्रतिभागियों ने घातक 450 वोल्ट तक झटका देने के निर्देश का पालन किया। ये दिखाने के लिए काफी था कि अगर आदेश किसी अथॉरिटी फिगर से आता है तो आम आदमी सोचने तक की हिम्मत नहीं करता। वह अपनी नैतिकता को एक तरफ रखकर आदेश मानता है। चिल्डिनी कहते हैं, अथॉरिटी हमारे विवेक को निष्क्रिय कर सकती है। हम ये मानने लगते हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं, उस व्यक्ति की है जो आदेश दे रहा है। यही मानसिकता सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यह अपराधों और गलत कार्यों को वैध बना देती है। अब सवाल उठता है, हम अथॉरिटी को पहचानते कैसे हैं? चिल्डिनी कहते हैं कि 3 मुख्य संकेत होते हैं। टाइटल जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीईओ आदि। वेशभूषा, क्लोथिंग, यूनिफॉर्म, जैसे डॉक्टर की कोट, पुलिस की वर्दी, बिजनेस सूट। सामान, प्रॉप्स, एसेसरीज, जैसे महंगी घड़ी, कार, दफ्तर की साज सज्जा, आइडेंटिटी कार्ड। एक रोचक अध्ययन में दिखाया गया कि सड़क पार कर रहे व्यक्ति को अगर सूट पहनाया जाए तो ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, लेकिन वही आदमी अगर साधारण कपड़ों में हो तो लोग रुकते भी नहीं। इसका मतलब है हम लोगों को उनकी उपस्थिति और पद से आंकते हैं, उनके ज्ञान या सच्चाई से नहीं। कॉर्पोरेट कंपनियां अथॉरिटी का बेजोड़ इस्तेमाल करती हैं। वे अपने विज्ञापनों में विशेषज्ञों को दिखाते हैं, जैसे डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। या कोई सफेद कोट पहने व्यक्ति कहता है, ये टूथपेस्ट 9 में से 10 डेंटिस्ट्स ने चुना। यहाँ हकीकत ये है कि वे डेंटिस्ट शायद असली नहीं होते, लेकिन हम उनके कपड़ों और अंदाज से प्रभावित होकर निर्णय ले लेते हैं। ब्रांडिंग, डिजाइन, भाषण शैली, सब कुछ अथॉरिटी का भ्रम पैदा करने के लिए होता है। चिल्डिनी बताते हैं कि जब हम अथॉरिटी को पहचान लेते हैं तो दिमाग स्वतः मान लेता है कि अब सोचना मेरा काम नहीं। हम तर्क नहीं करते, सवाल नहीं पूछते और जो कहा गया है वही करते हैं। ये बहुत घातक होता है, क्योंकि इसका फायदा उठाकर धोखेबाज, नकली अधिकारी, फर्जी गुरु और ठग हमें आसानी से उल्लू बना सकते हैं। फर्जी डॉक्टर, झूठे वकील और नकली पुलिसकर्मी, ये सब अथॉरिटी के मुखौटे पहनकर लोगों को गुमराह करते हैं। एक व्यक्ति अगर आईएएस ऑफिसर की वेशभूषा में किसी सरकारी कार्यालय जाए तो उसे विशेष दायित्व मिलता है, भले ही वह असली न हो। इसका कारण यही है कि हमारी मानसिकता पहले पहचान मानती है, फिर सच्चाई। चिल्डिनी यह नहीं कहते कि अथॉरिटी को नजरअंदाज करो, बल्कि वे सिखाते हैं कि अथॉरिटी का तर्कपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। हर बार खुद से पूछो, क्या यह व्यक्ति जिस विषय पर बोल रहा है उसमें वह सचमुच योग्य है? क्या इसका सुझाव मुझे तर्कसंगत और सुरक्षित लग रहा है? क्या इसके पास जो भी सामान, डिग्री या उपस्थिति है वह असली है? और सबसे जरूरी, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? यदि कोई आदेश आपकी नैतिकता और मानवता के खिलाफ है तो उसे केवल
अथॉरिटी के नाम पर मान लेना गलत होगा। अथॉरिटी अगर सही व्यक्ति के पास हो तो ये समाज को सुधार सकती है, जैसे कि असली डॉक्टर की सलाह, अनुभवी शिक्षक की बात या विशेषज्ञ वैज्ञानिक की चेतावनी। ये सब सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन सियाल्डनी चेतावनी देते हैं, अथॉरिटी का अंधा अनुकरण न करें। सोचिए, पूछिए, समझिए, तभी आप किसी भी व्यक्ति, संस्था या शक्ति के सामने स्वतंत्र और जागरूक व्यक्ति बन पाएंगे। अथॉरिटी का प्रभाव इतना गहरा होता है कि हम खुद के खिलाफ भी निर्णय ले सकते हैं। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि लोग आदेश मानने में नैतिकता भूल जाते हैं। टाइटल, यूनिफॉर्म और उपस्थिति ही अथॉरिटी का भ्रम पैदा करते हैं। विज्ञापन, मीडिया और राजनीति में अथॉरिटी का दुरुपयोग होता है। सच्चे अथॉरिटी और झूठे भ्रम के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। अपने विवेक को हमेशा जागृत रखें, अथॉरिटी को जांचें, न कि आंख बंद करके माने। अगर अथॉरिटी हमें मूक बना देती है तो सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी पसंद का हो, आपका करीबी हो और वो आपको कुछ करने को कहे, तब आप कैसे फैसला लेंगे? क्या लाइकेबिलिटी आपकी सोच को भी जीत सकती है? जानिए भाग 5 में, जब आकर्षण बन जाता है असर का हथियार। भाग 5, लाइकिंग, जब पसंद करना बन जाता है फैसला लेने का आधार। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति आपका अच्छा दोस्त हो तो आप उसकी बातों को ज्यादा मानते हैं, भले ही वह बात आपके नुकसान की हो? या फिर जब कोई सेल्समैन बहुत दोस्ताना हो तो आप उससे मना नहीं कर पाते, भले ही आपको चीज की जरूरत ना हो? यही है लाइकिंग प्रिंसिपल, रॉबर्ट सियाल्डनी का 5वां सिद्धांत, जो बताता है कि जब हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो हम उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं और अक्सर अपनी सोच छोड़कर उसके हिसाब से व्यवहार करने लगते हैं। यह आकर्षण शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक हो सकता है, लेकिन इसका असर एक जैसा होता है। हम उसकी बातों को सही मान लेते हैं। हम किन लोगों को जल्दी पसंद करते हैं? चिल्डिनी इस अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि हमें किन लोगों से आसानी से लगाव हो जाता है। ये पसंद अनायास नहीं होती, बल्कि यह 5 मुख्य कारणों पर आधारित होती है। शारीरिक आकर्षण, समानता, सिमिलरिटी, प्रशंसा, कॉम्प्लीमेंट्स, संपर्क और परिचय, फैमिलियरिटी एंड रिपीटेड कॉन्टैक्ट, सहयोग और टीम भावना, सहयोग। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करें तो समझ में आएगा कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम बार बार लाइकिंग ट्रैप में फंसते हैं। एक शारीरिक आकर्षण, सुंदरता का छलावा। कई शोधों में यह सिद्ध हो चुका है कि सुंदर लोगों को समाज ज्यादा भरोसेमंद, बुद्धिमान और काबिल समझता है। इस घटना को सियाल्डनी कहते हैं हालो इफेक्ट। एक व्यक्ति अगर सुंदर है तो हम उसे बाकी मामलों में भी अच्छा मान लेते हैं, जैसे कि उसका सुझाव, प्रोडक्ट या व्यवहार। इसीलिए विज्ञापनों में मॉडल्स और एक्टर होते हैं, क्योंकि हम उनके दिखने की वजह से उनके द्वारा कही गई बातों पर यकीन कर लेते हैं। यह आकर्षण अक्सर हमें तार्किक सोच से दूर ले जाता है। दूसरी समानता, तुम मेरे जैसे हो। चिल्डिनी बताते हैं कि लोग उन व्यक्तियों की बातों को ज्यादा मानते हैं जो उनसे मिलते जुलते हों, जैसे पहनावा, रुचियां, भाषा, विचारधारा आदि। उदाहरण के तौर पर एक सेल्समैन अगर कहे, आप भी क्रिकेट पसंद करते हैं, मैं भी विराट कोहली का फैन हूं, तो ग्राहक का मन तुरंत खुल जाता है। ये समानताएं विश्वास का आधार बन जाती है। यही तकनीक MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और धर्म प्रचार में खूब उपयोग की जाती है। पहले आपसे जुड़ाव बनाया जाता है, फिर राय बदली जाती है। तीसरी प्रशंसा, तारीफ का असर। आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, आपकी सोच बहुत प्रेरणादायक है, आप जैसे समझदार लोग कम होते हैं। चिल्डिनी कहते हैं कि प्रशंसा एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। जब कोई हमारी तारीफ करता है, भले ही वह झूठी ही क्यों ना हो, हम उसे अच्छा मानने लगते हैं और तब हम उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। भले ही हमारा दिमाग कहे ये जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रहा है, लेकिन दिल उसे पसंद करने लगता है। 4, बार बार संपर्क, रिपीटेड एक्सपोजर इफेक्ट। जब हम किसी को बार बार देखते हैं तो वह हमें अपना लगने लगता है। इसे कहते हैं मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। चिल्डिनी बताते हैं कि
कई बार हमें किसी प्रोडक्ट, ब्रांड या व्यक्ति से लगाव सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने उसे बार बार देखा है। टीवी एड्स, सोशल मीडिया, बिलबोर्ड्स या दोस्त की बातें। जैसे अगर आप बार बार किसी अभिनेता को टीवी पर देखते हैं तो आपको वह जानकार और भरोसेमंद लगने लगता है, फिर चाहे उसने उस विषय पर कोई विशेषज्ञता न दिखाई हो। 5वां, सहयोग की भावना। जब हम एक ही टीम में हों, अगर कोई हमारे साथ एक टीम में काम कर रहा है या किसी समस्या से साथ लड़ रहा है तो हम उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। हम उसे अपना साथी मानने लगते हैं और उसकी राय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। कई बार राजनेता, धर्मगुरु या सेल्स पर्सन यह तकनीक अपनाते हैं। हम साथ मिलकर बदलाव लाएंगे, मैं भी आपकी तरह संघर्ष कर रहा हूँ, यह कहकर वे खुद को आपके लेवल पर लाते हैं और फिर अपने विचार थोपते हैं। चिल्डिनी कहते हैं कि ब्रांड्स, कंपनियां और मार्केटर्स इस सिद्धांत का हर जगह उपयोग करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अगर यह इंस्टाग्राम स्टार ये प्रोडक्ट यूज करता है तो मैं भी करूंगा। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। मेरे फेवरेट एक्टर ने बोला है तो यह बढ़िया होगा। रेफर अ फ्रेंड ऑफर्स। दोस्त ने कहा है तो सही होगा। यहाँ तक कि MLM स्कीम्स में लोग सिर्फ इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि मेरा दोस्त बुला रहा है और हम ये सोच भी नहीं पाते कि शायद वह भी किसी स्कीम का शिकार हो चुका है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसके इरादों पर शक नहीं करते, हम आलोचना करना छोड़ देते हैं। हम विरोध करने से डरते हैं कहीं उसे बुरा न लग जाए। इसका मतलब है लाइकिंग हमारे विवेक को आराम पर भेज देता है। यही कारण है कि कई बार धोखेबाज लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक नुकसान न हो जाए। चिल्डिनी सुझाव देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोल रहा हो, जरूरत से ज्यादा जुड़ाव दिखा रहा हो या अचानक से दोस्ताना बनने की कोशिश कर रहा हो तो रुककर सोचें, क्या यह व्यक्ति वाकई मेरा भला चाहता है? क्या उसके शब्दों और इरादों में मेल है? क्या मैं उसकी बात मान रहा हूँ क्योंकि वो सही कह रहा है या क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा है? भावनाओं से प्रभावित होकर फैसले लेने से पहले तर्क की कसौटी पर परखना जरूरी है। हम उन लोगों की बात मानते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। पसंद आने के पीछे कारण होते हैं। सुंदरता, समानता, तारीफ, परिचय और सहयोग। इस सिद्धांत का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। मार्केटिंग, राजनीति, सेल्स और रिलेशनशिप्स में लाइकिंग हमारी सोच को प्रभावित करता है और हमें आलोचना से रोकता है। सावधानी से काम ले। हर अच्छा लगने वाला इंसान भरोसेमंद नहीं होता। अगर हम किसी को पसंद करके उसकी हर बात मान सकते हैं तो सोचिए जब वही व्यक्ति आपको कुछ लौटाने का एहसास दिलाए, यानी कहे मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, तो क्या आप मना कर पाओगे? क्या आप कर्जदार बन जाते हो बिना मांगे हुए कर्ज के? जानिए अगले भाग 6 में रेसिप्रोसिटी के जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जाल के बारे में। भाग 6, रेसिप्रोसिटी, जब एहसान बोझ बन जाता है। कल्पना कीजिए आप किसी मॉल में हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर मुस्कुराते हुए आपको मुफ्त में एक चॉकलेट का नमूना देता है। आप झिझकते हैं लेकिन ले लेते हैं। फिर वो कहता है अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये पैक खरीद लीजिए। आपको लगता है इसने मेरे लिए कुछ किया, अब मैं मना कैसे करूं? और आप वह चॉकलेट खरीद लेते हैं भले ही आपको जरूरत ना हो। यही है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, मानव स्वभाव का वो अनकहा नियम जो कहता है अगर कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। चिल्डिनी कहते हैं यह सिद्धांत इतना गहरा है कि समाज और संस्कृति की नींव इसी पर टिकी है। ये नैतिक भावना नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव है जिससे हम बच नहीं पाते। रेसिप्रोसिटी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव जाति। आदिकाल में जब व्यापार की कोई मुद्रा नहीं थी, लोग चीजें देकर और लेकर ही चलाते थे। अगर किसी ने आपके लिए शिकार किया तो अगली बार आप उसकी मदद करने को बाध्य थे। यह आदान प्रदान केवल लेन देन नहीं था, यह सामाजिक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्माण करता था। चिल्डिनी बताते हैं कि आज के जमाने में भी यह लेन देन की भावना उतनी ही ताकतवर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका इस्तेमाल हमें प्रभावित करने, बेचने
और निर्णय बदलने के लिए किया जाता है। किताब में एक उदाहरण है। एक रिसर्च में 2 ग्रुप्स को एक जैसे प्रोडक्ट दिखाए गए। एक ग्रुप को शुरुआत में मुफ्त में एक सॉफ्ट ड्रिंक दी गई, दूसरे को नहीं। बाद में जब दोनों ग्रुप से पूछा गया कि क्या वे एक टिकट खरीदना चाहेंगे, तो पहले ग्रुप ने 5 गुना ज्यादा टिकट खरीदे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक छोटी सी ड्रिंक दी गई थी। चल्दीनी कहते हैं, हमारे ऊपर कर्ज जैसा दबाव बन जाता है, भले ही हमें उस वस्तु की जरूरत न हो। इसीलिए दुकानों में फ्री सैंपल्स, बाय 1 गेट 1 फ्री या एक्सक्लूसिव मेंबरशिप गिफ्ट्स दिए जाते हैं। वे आपको कोई ना कोई फायदा देकर मानसिक रूप से बाध्य कर देते हैं। कई बार जब कोई कहता है, मैं बिना किसी उम्मीद के आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, तब भी हम खुद को अंदर से कर्जदार महसूस करते हैं। चल्दीनी इसे अनइनवाइटेड डेब्ट कहते हैं, यानी ऐसा एहसान जो हमने मांगा भी नहीं, फिर भी हमें उसका आहड़ चुकाना महसूस होता है। यही कारण है कि कंपनियां त्योहारों पर निःशुल्क उपहार देती हैं। एनजीओस चैरिटी की गुजारिश से पहले एक पेन या स्टिकर भेजते हैं। वे जानते हैं कि एक बार आपने कुछ ले लिया, अब आप ना नहीं कह पाएंगे। रेसिप्रोसिटी का सबसे ज्यादा उपयोग राजनीति और व्यापार में होता है। राजनेता उपहार, भोजन, यात्रा की सुविधा देकर आपका समर्थन खरीदते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉबिस्ट सांसदों को सुविधाएं देकर उनके निर्णय प्रभावित करते हैं। चल्दीनी कहते हैं, यह लेन देन सामाजिक नहीं बल्कि रणनीतिक बन चुका है, और ये सब खुलेआम होता है क्योंकि कोई भी यह नहीं कहता कि उन्होंने बदले में कुछ मांगा है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा होता है कि लोग अपने फैसले बदल लेते हैं। जब आप ऐसा कुछ खरीदते हैं जो जरूरी नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेल्समैन ने आपको छूट दी थी, किसी को नौकरी में रखते हैं क्योंकि उसने पहले आपकी मदद की थी, किसी रिश्ते में टिके रहते हैं क्योंकि सामने वाले ने कभी आपके लिए कुछ किया था, तब आप अपने तर्क को भावनात्मक आड़ के नीचे दबा देते हैं। रेसिप्रोसिटी एक मूक सामाजिक कर की तरह है जो आपकी स्वतंत्रता को छीन सकता है। चल्दीनी यह भी बताते हैं कि यह सिद्धांत समाज में सद्भावना और विश्वास की नींव रखता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह रिश्तों, कारोबार और समाज को मजबूत बना सकता है। उदाहरण, एक ग्राहक को अच्छा अनुभव देने से वह बार बार आता है। एक नेता लोगों की निस्वार्थ सेवा करे तो वे उसे अगली बार वोट देते हैं। दोस्ती में दिया गया समर्थन रिश्ता गहरा करता है, लेकिन शर्त यही है, देना निष्कलंक हो और वापसी की अपेक्षा से मुक्त। चल्दीनी कुछ बेहद प्रैक्टिकल सुझाव देते हैं। पहचानिए कि एहसान क्यों किया गया, क्या यह सच में मदद थी या मनोवैज्ञानिक चाल। ना कहने का अभ्यास कीजिए। अगर आप किसी चीज के बदले में कुछ नहीं देना चाहते तो उसे स्वीकार मत कीजिए। मुफ्त शब्द से सावधान रहे। फ्री चीजें कभी वाकई मुफ्त नहीं होती, अक्सर उसके पीछे दबाव छिपा होता है। विवेक का इस्तेमाल करें। क्या आप निर्णय भावनात्मक रूप से ले रहे हैं या तार्किक सोच से? रेसिप्रोसिटी को समझकर आप अपने निर्णयों को स्वतंत्र, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण बना सकते हैं। रेसिप्रोसिटी एक मजबूत सामाजिक नियम है, जो दिया उसका लौट आना चाहिए। मार्केटिंग, राजनीति, रिश्तों और धर्म में इसका भरपूर उपयोग होता है। छोटे छोटे मुफ्त उपहार भी हमारे निर्णयों को बदल सकते हैं। एहसान का दबाव हमें मना करने से रोकता है, भले ही हमें नुकसान हो रहा हो। यह सिद्धांत समाज में सकारात्मक भूमिका भी निभा सकता है जब यह बिना स्वार्थ हो। खुद को सजग बनाकर हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आप किसी का एहसान चुकाने को मजबूर हो जाते हैं तो सोचिए, जब वही व्यक्ति आपसे एक छोटा सा अनुकूल एहसान मांगे जो आप आसानी से कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी मांग बढ़ाता जाए, क्या आप कंसिस्टेंट दिखने के लिए हर बार हाँ कहेंगे? जानिए अगले भाग 7 में कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी के अद्भुत और खतरनाक प्रभाव। भाग 7, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी।
जब एक बार हाँ कहने के बाद इंसान बदलता नहीं, भटकता है। यह अध्याय उन गहराइयों को छूता है जहां हमारी पहचान, आदतें और सामाजिक छवि एक बार निर्णय ले लेने के बाद हमें मजबूर कर देती है कि हम उस निर्णय से पीछे न हटे, भले ही वह नुकसानदेह क्यों ना हो। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे कंपनियां, सेल्स पर्सन, राजनेता और यहाँ तक कि दोस्त भी इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी का फायदा उठाकर हमें वही करते रहने को मजबूर कर देते हैं जो हमने एक बार शुरू किया था। मान लीजिए आपने किसी को कह दिया कि आप उनकी शादी में जरूर आएंगे, लेकिन शादी के दिन आपके पास कोई जरूरी काम आ जाए, फिर भी आप जाएंगे क्योंकि आपने कमिटमेंट किया था। चल्डीनी कहते हैं, एक बार अगर हम सार्वजनिक रूप से कोई स्टैंड ले लेते हैं तो हम उस स्टैंड से पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि हम दूसरों के सामने स्थिर, विश्वसनीय और ईमानदार दिखना चाहते हैं। यही है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी मनुष्य एक बार जो राय या निर्णय बना लेता है वह बार बार उसी को सही साबित करने की कोशिश करता है। इसका कारण है सामाजिक दबाव। लोग जो बात कही है वो निभाव वाली सोच रखते हैं। आत्म छवि, हमें खुद को अपने नजरों में ईमानदार दिखाना होता है। मानसिक शांति, अगर हम बार बार राय बदले तो हमें लगता है कि हम भ्रमित हैं। समाज में प्रतिष्ठा, बार बार अपनी राय बदलने वाला व्यक्ति अस्थिर और अविश्वसनीय माना जाता है। इसीलिए हम अपनी पिछली राय या निर्णय से बंधे रहते हैं, भले ही वह गलती हो। चल्डीनी इस अध्याय में एक प्रसिद्ध तकनीक का उल्लेख करते हैं, फुट इन द डोर टेक्निक। इसका अर्थ है, अगर आप किसी से एक छोटा सा हाँ करवा लें तो आगे वह व्यक्ति बड़े अनुरोध के लिए भी तैयार हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी एनजीओ ने लोगों से सिर्फ एक छोटा बोर्ड लगाने को कहा, ड्राइव केयरफुली। कई लोगों ने हाँ कहा। कुछ दिनों बाद उनसे अनुरोध किया गया कि वे बड़ा बोर्ड लगाएं, जिससे उनकी खिड़की तक ढकी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों ने पहले छोटा बोर्ड लगाया था उनमें से 76% लोगों ने बड़ा बोर्ड भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था और अब वे सक्षम दिखना चाहते थे। लो बॉल टेक्निक, पहले फेंको चारा फिर मांगो असली कीमत। यह एक और रणनीति है जो कंपनियां और सेल्समैन खूब अपनाते हैं। वे पहले आपको एक बहुत अच्छा ऑफर देते हैं जिससे आप हाँ कह देते हैं, फिर बाद में छुपी हुई शर्तें, चार्जेस या बदलाव बताते हैं। लेकिन अब आप पीछे नहीं हटते क्योंकि आपने मानसिक रूप से हाँ कह दिया था। उदाहरण, एक कार 6 लाख की बताई जाती है, आप तैयार हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि इंश्योरेंस, टैक्स, एड ऑन मिलाकर कुल 7 लाख लगेगा, फिर भी आप खरीदते हैं क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया था। बाजार में कंसिस्टेंसी का असर, वेबसाइट्स पर सब्सक्राइब नाउ का बटन हो या EMI पर खरीदारी के वादे हो या अभी 1 रुपये देकर बुक करें वाले ऑफर हों, हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है। एक बार आपने कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। चल्डीनी किताब में एक अध्ययन का उदाहरण देते हैं। एक समुद्र तट पर 2 लोगों को रखा गया। एक व्यक्ति रेडियो सुन रहा था और दूसरा अजनबी था। पहले केस में रेडियो वाले ने किसी से कुछ नहीं कहा और जब चोर आकर रेडियो चुराकर चला गया तो कोई नहीं रोका। दूसरे केस में रेडियो वाला पड़ोसी से कहता है, क्या आप मेरी चीजों का ध्यान रखेंगे? और वह हाँ कह देता है। जब उसी चोर ने रेडियो उठाया तो उस आदमी ने दौड़कर चोर को रोका, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले कमिटमेंट किया था। ये दिखाता है कि एक छोटी सी सार्वजनिक हाँ हमारे व्यवहार को कितना बदल सकती है। कंसिस्टेंसी हमें दृढ़, विश्वसनीय और ईमानदार बनाता है, लेकिन कभी कभी ये धोखा खाने का कारण भी बन जाता है। कई बार हम गलत रिश्ते में टिके रहते हैं सिर्फ क्योंकि हमने साथ निभाने का वादा किया था। हम घाटे में चल रहे बिजनेस को नहीं छोड़ते क्योंकि हमने पहले कह दिया था ये सफल होगा। हम किसी नेता या गुरु की अंधभक्ति में पड़े रहते हैं क्योंकि एक बार समर्थन दे दिया था। चल्डीनी आगाह करते हैं, सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर न चलें क्योंकि आप पहले उसी रास्ते पर थे।
निजी मूल्य को प्राथमिकता दें। अगर कमिटमेंट आपके मूल्यों के खिलाफ जा रहा है तो उसे बदलना गलत नहीं है। नए डेटा पर ध्यान दें। समय के साथ चीजें बदलती हैं, फैसले भी बदल सकते हैं। ना कहने का साहस रखें। पहले की गई हाँ आपको आज की ना से नहीं रोक सकती। आत्मनिरीक्षण करें। क्या आप वाकई वही करना चाहते हैं या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कभी कहा था? कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी हमारे व्यवहार के बेहद शक्तिशाली ड्राइवर है। एक बार अगर हमने कोई निर्णय लिया तो हम उसी को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो गलत हो। बाजार, राजनीति और रिश्तों में यह सिद्धांत हर जगह सक्रिय है। फुट इन द डोर और लो बॉल जैसी तकनीकें हमें मानसिक रूप से जकड़ लेती हैं। सही निर्णय तभी होगा जब हम कंसिस्टेंसी को विवेक और आत्मनिरीक्षण से संतुलित करेंगे। अगर आप किसी निर्णय में लगातार बने रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप कंसिस्टेंसी दिखाना चाहते हैं, तो सोचिए अगर वही व्यक्ति अचानक से आपको मजबूर कर दे बिना बताए, क्या आप तब भी ना कह पाएंगे या फिर सोशल प्रूफ का असर आपको जड़ बना देगा? जानिए अगले भाग 8 में सोशल प्रूफ की ताकत, भीड़ का मनोविज्ञान और कैसे लोग अपने विचार छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं। भाग 8, सोशल प्रूफ जब भीड़ ही हमारा मस्तिष्क बन जाती है। ये भाग इंसान के सामाजिक व्यवहार और मानसिक निर्भरता को सामने लाता है। यह सिद्ध करता है कि हम में से अधिकतर लोग चाहे कितना भी शिक्षित या समझदार क्यों ना हो, अक्सर अपने निर्णय दूसरों के व्यवहार देखकर ही लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा। चल्दीनी बताते हैं कि यह सिद्धांत न केवल हमारे खरीदने, सोचने या समर्थन करने की शैली को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे नैतिक और व्यक्तिगत मूल्यों को भी डगमगाने की क्षमता रखता है। सोशल प्रूफ क्या है? चल्दीनी इस सिद्धांत को परिभाषित करते हैं। हम यह तय करते हैं कि क्या सही है, यह देखकर कि अन्य लोग क्या सही समझते हैं। यानी अगर हम किसी स्थिति में उलझे हुए होते हैं और हमें नहीं पता कि क्या करना है, तो हम आसपास देखकर निर्णय लेते हैं। अगर सब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो हम भी भागते हैं, भले ही समझ ना आए कि क्यों। कभी आपने टीवी शो देखा है जिसमें पृष्ठभूमि में हंसी सुनाई देती है, भले ही जोक उतना मजेदार ना हो? चल्दीनी कहते हैं कि यह हंसी सोच समझकर जोड़ी जाती है ताकि दर्शक भी हंसे, क्योंकि अगर बाकी हंस रहे हैं तो मैं भी हंस सकता हूँ। ये हंसी आपकी राय को प्रभावित करती है, भले ही आप खुद न जाने। इसी तरह लाइव शोज में क्लैपिंग साइंस लगाए जाते हैं ताकि दर्शक तालियां बजाए, क्योंकि सब बजा रहे हैं इसलिए आप भी बजाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जब एक जार में पहले से कुछ टिप्स रखी होती हैं तो ग्राहक भी अधिक टिप देते हैं। चल्दीनी बताते हैं कि जब हम देखते हैं कि दूसरों ने भी दिया है तो हम भी उसी व्यवहार की नकल करते हैं। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, यानी जब हम दूसरों को देखकर यह मान लेते हैं कि उन्हें ज्यादा पता है, मैं वही करूंगा जो वे कर रहे हैं। ई कॉमर्स, वेबसाइट्स और सोशल प्रूफ। आज की ऑनलाइन दुनिया में सोशल प्रूफ हर कोने में है। 10 लाख लोगों ने खरीदा। टॉप रेटेड बाय 50,000 प्लस यूजर्स। ट्रेंडिंग नाउ। ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। 35 पीपल आर व्यूइंग। ये सब आपको ये संकेत देते हैं कि दूसरे खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए। यानी भीड़ आपको खरीदने के लिए मजबूर कर देती है। अनिश्चितता। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो हम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं। अनुभवहीनता। अगर हम किसी विषय में नए हैं तो दूसरों का अनुभव देखकर उन्हें फॉलो करते हैं। आसान निर्णय। दूसरों की नकल करके हम सोचने का समय बचाते हैं। सुरक्षा की भावना। अगर सभी लोग एक जैसा कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते। चल्दीनी बताते हैं कि सोशल प्रूफ अक्सर हमें गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। उदाहरण, कोई सड़क हादसा होता है और कई लोग देखते हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सब सोचते हैं कि दूसरा करेगा। अफवाहें फैलती हैं और हजारों लोग
झूठ पर विश्वास कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि सभी कर रहे हैं। लोग गलत प्रोडक्ट्स या फर्जी स्कीम में पैसा लगा देते हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। चिल्डिनी इस स्थिति को कहते हैं प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, जब हर कोई सोचता है कि दूसरे को सही पता है लेकिन असल में किसी को भी नहीं पता होता। ये सिद्धांत हमेशा नुकसानदेह नहीं होता। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह अच्छा सामाजिक व्यवहार फैला सकता है, जैसे कि पब्लिक क्लेanलीनेस या ब्लड डोनेशन। ऑनलाइन रिव्यू और रेटिंग की मदद से खराब प्रोडक्ट से बचा सकता है। गलत व्यवहारों के विरुद्ध लोगों को प्रेरित कर सकता है, जैसे कि #MeToo जैसे आंदोलनों में लोगों ने सोशल प्रूफ को वेपन बनाया। अपने मूल्यों की पुष्टि करें। क्या आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या क्योंकि आप खुद मानते हैं? तथ्यों की जांच करें। किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसके पीछे का लॉजिक जांचें। अनसर्टेनिटी को स्वीकारें। यह मानना ठीक है कि कभी कभी हमें नहीं पता होता। ऐसे में सोच समझकर निर्णय लें, भीड़ देखकर नहीं। लोगों के इरादे पहचाने। कहीं कोई जानबूझकर भीड़ का भ्रम तो नहीं फैला रहा। सोशल प्रूफ वह सिद्धांत है जिसमें लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर निर्णय लेते हैं। यह निर्णय आसान बनाता है लेकिन गलत दिशा में भी ले जा सकता है। भीड़ के कारण हम गलत चीजों को भी सही मानने लगते हैं। मार्केटिंग, मीडिया, ऑनलाइन दुनिया और यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी इसका जोरदार प्रभाव होता है। इससे बचने के लिए विवेक, जागरूकता और आत्मनिरीक्षण जरूरी है। अगर आप किसी ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाएं जो लगातार एक ही गलत निर्णय दोहराती जा रही हो, तो क्या आप उसका हिस्सा बने रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेला सही नहीं हो सकता? या फिर आप अगला कदम खुद सोचकर उठाएंगे? जानिए अगले भाग 9 में लाइकिंग प्रिंसिपल की ताकत और कैसे हम पसंद के जाल में फंस जाते हैं। भाग 9, लाइकिंग प्रिंसिपल की ताकत। इंसान की प्रकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वह उन लोगों से जुड़ना चाहता है जिन्हें वह पसंद करता है। यह पसंद का भाव न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी गहरा प्रभाव डालता है। रॉबर्ट बी सियाल्डिनी ने अपने ग्रंथ इन्फ्लुएंस में इसे लाइकिंग प्रिंसिपल कहा है, जो बताता है कि हम अक्सर उन लोगों के कहे हुए या सुझाए हुए निर्णयों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की उपस्थिति, व्यवहार और हमारे बीच की समानताएं हमारी सोच और फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि भले ही कोई प्रस्ताव या बात हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सही न हो, फिर भी हमें उसे मानने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती जब वह हमें पसंद आने वाले व्यक्ति से आती है। इंसानी दिमाग में यह जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि हम बिना सोचे समझे इस प्रभाव में आ जाते हैं कि अगर मैं उसे पसंद करता हूं तो उसके विचार भी सही होंगे। इस भावना का उपयोग व्यापार, विपणन और सामाजिक संबंध बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। चिल्डिनी ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए कई कारण गिनाए हैं कि क्यों हम किसी को पसंद करते हैं। इनमें से पहला कारण है आकर्षक दिखना, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। अनुसंधान बताते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से सुंदर या आकर्षक व्यक्तियों को अधिक भरोसेमंद, सक्षम और बुद्धिमान मानने लगते हैं। इसीलिए विज्ञापन, सेल्स और मीडिया में आकर्षक चेहरे का उपयोग किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं का ध्यान खींचा जाता है और वे जल्दी प्रभावित होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है समानता, सिमिलैरिटी। हम उन लोगों से जल्दी जुड़ते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं या जिनकी पसंद और नापसंद हमारे समान होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेल्समैन आपको बताता है कि वह भी आपकी तरह क्रिकेट का शौकीन है, तो आप उसके प्रति अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे और उसकी बातों को गंभीरता से लेंगे। तीसरा कारण है सराहना, कॉम्प्लीमेंट्स, जो हमारे मन को खुश करती है और हमारी स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम उस व्यक्ति को पसंद करें जो हमारी ईमानदारी से तारीफ करता है। अंत में परिचितता, फेमिलियरिटी का कारक है।
जहां बार बार मिलने वाले या देखने वाले व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रांड लगातार विज्ञापन के जरिए अपने उत्पादों को लोगों के सामने लाते रहते हैं ताकि लोग उन्हें जान पहचान कर पसंद करें। सेल्समैन अक्सर अपने ग्राहकों के साथ समानताएं खोजते हैं, जैसे कि उनकी रुचियों को साझा करना, जिससे ग्राहक उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। आकर्षक मॉडल्स लोकप्रिय सेलिब्रिटीज और भरोसेमंद हस्तियों का उपयोग करती है ताकि उपभोक्ता उनके प्रोडक्ट को पसंद करे और खरीदे। सोशल मीडिया पर भी हम अक्सर देखते हैं कि जब हमारे दोस्त या परिचित किसी चीज की तारीफ करते हैं तो हमारा झुकाव भी उस चीज की ओर बढ़ जाता है। हालांकि यह ताकत सिर्फ अच्छी चीजों के लिए नहीं है, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कई बार धोखेबाज और चालाक लोग इस पसंद की भावना का फायदा उठाकर लोगों का भरोसा जीतते हैं, उनकी पसंद की नकल करते हैं और उनकी सराहना करते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को प्रभावित कर सकें। इसलिए सियाल्डिनी जोर देते हैं कि हमें इस प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए और बिना जांच पड़ताल के किसी भी अनुरोध या सलाह को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अधिकतर शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाइकिंग सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग का भी आधार है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो न केवल हम उसे सुनते हैं, बल्कि मदद भी करते हैं। यह सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाता है और समूहों में तालमेल बढ़ाता है। हालांकि लाइकिंग के कारण हम कभी कभी अपनी सोच और फैसलों में अंधाधुंध हो जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धिमत्ता प्रभावित होती है। इसलिए चिल्डिनी ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी पसंद और नापसंद को समझदारी से देखना चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हमारी पसंद सचमुच हमारे अनुभव और ज्ञान पर आधारित है या केवल सामाजिक प्रभाव का परिणाम है। साथ ही हमें हमेशा तथ्यों की जांच करनी चाहिए और अपने फैसले बनाने में तर्क और विवेक को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बात को केवल पसंद के आधार पर मान लेना हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए सतर्क रहना और बहुआयामी दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि लाइकिंग एक शक्तिशाली सामाजिक प्रभाव है जो हमारे व्यवहार और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। ये सिद्धांत हमें हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों की प्रकृति को समझने में मदद करता है और हमें सचेत करता है कि हम कभी कभी बिना सोचे समझे इस प्रभाव में आ सकते हैं। इसीलिए अपने निर्णयों में संतुलन और विवेक बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम लाइकिंग के प्रभाव में आकर गलत फैसले ना लें। अब सोचिए, क्या आपकी पसंद नापसंद वाकई आपकी खुद की है या वह केवल दूसरों की पसंद नापसंद की नकल भर है? और अगर आपके जीवन के महत्वपूर्ण फैसले इसी पसंद पर आधारित हों तो क्या वे आपके लिए सही साबित होंगे? इस सवाल का जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे ऑथोरिटी प्रिंसिपल की, जब अधिकार ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। भाग 10, अथॉरिटी, जब अधिकार ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अधिकार का प्रभाव मानव व्यवहार और निर्णयों पर इतना गहरा है कि हम अक्सर बिना प्रश्न किए उस व्यक्ति की बात मान लेते हैं जिसे हम किसी विषय का विशेषज्ञ या अधिकार प्राप्त समझते हैं। रॉबर्ट बी सियाल्डिनी की पुस्तक इन्फ्लुएंस में बताई गई यह बात मानव मनोविज्ञान के उस पहलू को उजागर करती है जहां हम स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में सुरक्षा और मार्गदर्शन खोजते हैं। हम अपने लिए सही और सुरक्षित निर्णय लेना चाहते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति जिसे हम जानकार, पदाधिकारी या विशेषज्ञ मानते हैं कुछ कहता है तो हमारी प्रतिक्रिया आमतौर पर बिना विरोध के हाँ में बदल जाती है। यह आदत हमारे दिमाग के शॉर्टकट की तरह काम करती है, जिससे हम बिना ज्यादा सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, जो कभी कभी फायदे का सौदा साबित होती है और कभी कभी हमें धोखे में भी डाल सकती है। चिल्डिनी ने इस सिद्धांत को बेहतर समझाने के लिए कई प्रसिद्ध शोधों और प्रयोगों का उल्लेख किया है। सबसे चर्चित प्रयोग है स्टैनली मिलग्रम का, जिसमें प्रतिभागियों से कहा गया कि वे एक अजनबी को झटका दें यदि वह गलत उत्तर देता है। कई प्रतिभागी भले ही वे असहज महसूस कर रहे थे, अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते रहे। यह प्रयोग इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किस तरह लोगों पर अधिकार की शक्ति काम करती है और वे इसके आगे अपनी व्यक्तिगत नैतिकता को भी दरकिनार कर देते हैं। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि अथॉरिटी का प्रभाव सिर्फ बाहरी दबाव नहीं,
बल्कि हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है। अथॉरिटी का प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है: पद, दिखावा, विशेषज्ञता और सामाजिक मान्यता। लोग डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, पुलिस अधिकारी, प्रोफेसर जैसे पदों से जुड़े व्यक्ति की बात को बिना किसी संदेह के मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि ये पद समाज में ज्ञान और नियंत्रण के प्रतीक माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक डॉक्टर हमें कोई दवा लिखता है तो हम उस पर विश्वास करते हैं और उसकी सलाह का पालन करते हैं। यह विश्वास समाज में व्यवस्था और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर हर बार हमें हर सलाह की गहराई से जांच करनी पड़े तो जीवन जटिल हो जाएगा। इसलिए अथॉरिटी हमें फैसले लेने में मदद करती है और हमें सुरक्षा का एहसास कराती है। लेकिन सियाल्डिनी इस बात पर भी जोर देते हैं कि अथॉरिटी का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। धोखेबाज लोग अपनी शक्ति और पदों का दिखावा कर दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं। नकली डॉक्टर, झूठे विशेषज्ञ या ऐसे लोग जो अपनी पदवी का गलत फायदा उठाते हैं, वे लोगों को गलत राह पर ले जा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ दिखावे या पदवी के आधार पर किसी की बात मानना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा विशेषज्ञता के प्रमाण की जांच करनी चाहिए, जैसे उसकी योग्यता, अनुभव और विश्वसनीयता। इस संदर्भ में आलोचनात्मक सोच का विकास अत्यंत आवश्यक है ताकि हम अंधविश्वास और धोखे से बच सकें। व्यावहारिक जीवन में अथॉरिटी प्रिंसिपल का बहुत व्यापक उपयोग होता है। विज्ञापन में डॉक्टर या वैज्ञानिक का चेहरा दिखाकर उत्पाद की विश्वसनीयता बढ़ाई जाती है। कानून में जज की शक्ति, शिक्षा में शिक्षक की मान्यता, चिकित्सा में विशेषज्ञों की सलाह आदि सभी अथॉरिटी के उदाहरण हैं। कई बार हम बिना किसी विरोध के इन अथॉरिटी की बात मान लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि उनके पास हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए सही जानकारी है। हालांकि चल्दीनी चेतावनी देते हैं कि यह विश्वास अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर अथॉरिटी के प्रभाव का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अथॉरिटी प्रिंसिपल केवल दूसरों के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी एक अवसर है। जब हम स्वयं विशेषज्ञता हासिल करते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते हैं और विश्वसनीय बनते हैं, तो लोग हमारी बात सुनते हैं और हमारा प्रभाव बढ़ता है। यह व्यक्तिगत विकास का भी मार्ग है, लेकिन इसके लिए निरंतर सीखना, ईमानदारी और प्रामाणिकता आवश्यक है, क्योंकि बिना भरोसे के कोई भी अथॉरिटी प्रभावी नहीं हो सकती। इतिहास और समाज ने हमें बार बार सिखाया है कि जब लोग बिना सवाल किए अथॉरिटी के आदेशों का पालन करते हैं तो गंभीर नैतिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने निर्णयों में संतुलन बनाना चाहिए। अथॉरिटी को सम्मान दें, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक को भी साथ लेकर चलें। केवल दिखावे और पदों से प्रभावित होकर फैसले न लें। यह समझना भी जरूरी है कि अथॉरिटी हमेशा सही नहीं होती। कई बार प्रामाणिक विशेषज्ञों की भी गलतियां होती हैं। इसलिए तर्क, तथ्य और अनुभव का मूल्यांकन करना जरूरी है। इसके बिना हम किसी भी अथॉरिटी की बात अंधविश्वास बनाकर मान सकते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किन अथॉरिटी को मानते हैं और क्यों? क्या आपकी आज्ञाकारिता पूरी तरह से स्वेच्छा से है या वह दबाव या आदतों से प्रभावित है? और क्या आप अपनी सोच को स्वतंत्र और जागरूक रखकर अथॉरिटी के प्रभाव को समझदारी से संभाल पाते हैं? यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि अथॉरिटी के प्रभाव में आने के बाद भी हमारा मन कितना स्वतंत्र रहता है। अगली बार जब कोई आपको किसी अथॉरिटी का हवाला देकर कोई बात मनवाने की कोशिश करे, तो क्या आप बिना जांच पड़ताल के उसे स्वीकार करेंगे या अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे? तो साथियों, इन्फ्लुएंस कोई आम किताब नहीं, ये एक मानव व्यवहार की चाबी है। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने जो 6 मानसिक सिद्धांत बताए हैं, वो आज की दुनिया में मार्केटिंग, लीडरशिप, रिश्तों और सेल्स हर जगह लागू होते हैं। The best persuaders are the ones who respect the other person's freedom while guiding their choices. अब सवाल ये है, क्या आप इन सिद्धांतों को पहचानते हैं जब वे आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या आप बस एक टारगेट बनकर रह जाते हैं? अगर ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदलता है तो इसे लाइक करें
कमेंट में बताएं आप सबसे ज्यादा किस सिद्धांत से प्रभावित हुए और क्यों। और चैनल पुस्तक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर किताब एक नई मानसिक ताकत लेकर आती है। किताब खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। शायद ये आपकी अगली सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो।